A very good morning to all of you, my dear friends. द कॉमर्स एकेडमी का इनकम टैक्स क्लासेस सीरीज में मैं आपको और एक बार स्वागत करता हूं आज के डिस्कशन पे, राइट। तो आज अपन कुछ डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट क्लास का कुछ सेक्शन बाकी था। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे एक्सेप्शन टू दी सेक्शन 45, उसका कुछ एक्सेप्शन बाकी है, आज उसे कवर करेंगे। फॉलोड बाय दैट आज हम आगे डिस्कशन को ले जाएंगे, दैट इज गिफ्ट की तरफ ले जाएंगे आज का डिस्कशन को, राइट। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। ओके। तो आज अपन का पहला सेक्शन है, दैट इज योर सेक्शन 45 सबसेक्शन 2A, राइट, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे डिमांड सिक्योरिटी, दैट इज डीमैटेरियलाइज्ड सिक्योरिटी के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, तो मान लीजिए मैंने क्या किया, इन्फोलाइन इंडिया इन्फोलाइन का शेयर परचेज किया 16 जुलाई 2017 को 1000 शेयर लिया एट द रेट 200 ईच, एंड 19th ऑफ जुलाई 2017 को मैंने और 1200 शेयर ली एट द रेट 350 ईच। फॉलोड बाय दैट 14th ऑफ फरवरी को 2019 को मैंने और 1300 शेयर लिया, जिसका वैल्यू कितना भाव में लिया, 400 भाव में लिया। 10th ऑफ दिसंबर 19 को मैंने क्या कर दिया, 1500 शेयर सोल्ड कर दिया एट द रेट 550 पर शेयर, राइट। ध्यान दीजिए, इन केस ऑफ डीमैट सिक्योरिटी जब भी हम कुछ शेयर सेल करेंगे और सिक्योरिटी सेल करेंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन फीफो बेसिस। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, दैट विल बी बेस्ड ऑन फीफो बेसिस, दैट इज योर फास्ट इन फास्ट आउट बेसिस में हम शेयर करेंगे, हम सेल करेंगे, राइट। यहाँ पे हमने जो भी 1500 शेयर सेल कर रहे हैं, पहले 1000 वो 16 जुलाई वाला हो जाएगा, उसके बाद जो भी 500 शेयर बच जाएगा वो 19 ऑफ जुलाई 2017 का हो जाएगा, राइट। सर हमको बताओ ये डेट क्यों रिलीवेंट है क्या? जरूर डेट इसीलिए रिलीवेंट है फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग इनटू कंसीडरेशन पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग जब हम कैलकुलेशन करेंगे, सर पीरियड ऑफ होल्डिंग हम क्यों कैलकुलेशन करते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए हम क्या करते हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग को चेक करते हैं। वो वाला चार्ट को याद कीजिए जहां पे हमने डिस्कस किया था 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर, राइट। यहाँ पे शेयर का बात आ रहा है, इसीलिए मैं आपको बता दूं, इनके सब लिस्टेड शेयर, अगर कोई शेयर किसी कंपनी का शेयर हमने खरीदा है जिसका शेयर क्या है, इंडिया में जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे अगर लिस्टेड है, इन दैट केस वी विल बी चेक पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर 1 ईयर। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 ईयर को एक्सीड करता है तो उससे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन 1 ईयर होता है तो उससे हम क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे। ओके। उसके बाद मान लीजिए कोई 700 शेयर मैंने खरीदा इन पेपर फॉर्म, जैसे कि पेपर फॉर्म में किया, डिमांड फॉर्म से नहीं किया। ऑन द एबव एग्जांपल, मान लीजिए मैंने 700 शेयर परचेज किया था 16 अक्टूबर 2002 को एट द रेट ऑफ 30 पर शेयर, राइट। 12 अक्टूबर 2017 को मान लीजिए मैं 700 शेयर क्या कर दिया, कन्वर्टेड कर दिया पेपर फॉर्म से डिमांड फॉर्म को। मैंने पेपर फॉर्म में फिजिकली शेयर परचेज किया था, अभी उसी शेयर को मैं क्या कर रहा हूं, डिमांड फॉर्म, डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म को कन्वर्ट कर रहा हूं, राइट। एंड 1200 shares sold on 14th of
July 2019 at the rate of 520. Considering this transaction in the above example, what will be your फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था जो भी डीमैट सिक्योरिटी का होगा दैट इज योर फास्ट इन फास्ट आउट। मैं आपको यहाँ बता दूं, ये वाला जो शेयर 700 शेयर पेपर फॉर्म में हमने परचेज किया था, वो कब परचेज किया था? 2002 को परचेज किया था, राइट। लेकिन हम डिमांड को कब कन्वर्ट कर रहे हैं? 12th of October, that is your 12th of October, that is your 12th of October, that is your 2017 को हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं डिमांड फॉर्म को, राइट। इन दैट केस ध्यान दीजिए, मैं आपको अभी बताया था FIFO मेथड एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ सेल ऑफ शेयर, राइट। अभी हम कितना शेयर सेल कर रहे हैं सर? 1200 शेयर सेल कर रहे हैं, राइट। तो कहां से हम कितना शेयर लेंगे? कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ मेरा दोस्त मेरा भाई ये सोच रहे हैं सर जो 2002 को वो पेपर फॉर्म में शेयर लिया था उससे 700 शेयर बेचेंगे, उसके बाद जो हम 16 जुलाई को परचेस किया था वहां से 500 शेयर बेचेंगे। ध्यान दीजिए, मैं बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। लॉ ऐसे नहीं बोलता है। लॉ कैसे बोलता है? हम डिमांड वाइज FIFO मेथड अप्लाई करेंगे। लॉ ये बोलता है डिमांड वाइज FIFO मेथड क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। जी हाँ, डिमांड वाइज FIFO मेथड विल बी एप्लीकेबल, राइट। तो इन दैट केस हमने कब कन्वर्ट किया था? 12th of October 2070 को हमने क्या किया था? कन्वर्ट किया था। वो कहाँ आ जाएगा? 12th October 2017 को ये 3 नंबर सीरियल में आ जाएगा, दैट इज 1 2, दिस इज 3rd नंबर सीरियल में आ जाएगा। अभी हम जो 1200 शेयर बेच रहे हैं वो पहले से आ जाएगा 1000, एंड जो 19th of जुलाई को 1200 शेयर था वहां से आ जाएगा 2000 शेयर, राइट। तो कैसे कैपिटल गेन आएगा? कैपिटल गेन आएगा जितना हमारा कंसिडरेशन आ रहा है। पहला तो ये लॉट हो गया 1000 का, दूसरा लॉट हो गया 2000 का। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा? हम कितने पे बेच रहे हैं? 520 पे बेच रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 520 इंटू 1000, यहाँ पे हो जाएगा 200 इंटू 550। कोई दिक्कत नहीं है, जितना शेयर हमने सेल किया है उतना इंटू सेल प्राइस, राइट। इंपोर्टेंट कहां पे आपको देखना है? ये वाला जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वहां पे हमको क्या देखना है? कितना कॉस्ट हम लेंगे, राइट। ये जो कॉस्ट हम ले रहे हैं 1000 शेयर का, कितना लेंगे? 200 लेंगे। देख लीजिए और एक बार चेक कर लीजिए, और एक बार मैं आपको बता दूं, यहां से चेक कर लीजिए, यहां से चेक कर लीजिए। ये 1000 शेयर का कितना था? 1000 शेयर इंटू 200 रुपीज था, राइट। और बाकी ये वाला जो 200 था, ये 30 कहां से आ गया भाई? ये 30 तो नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 350 हो जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा। 350 आप यहाँ पे है ना, 350 इंटू 200 हो जाएगा, राइट। ओके, लेकिन 16th of 10th अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कर लूँ। ये जो कन्वर्ट हुआ था कितना? 12 अक्टूबर को हुआ था। ये यहाँ पे आप 12th of September कर देंगे। अगर हम यहाँ पे 12th of September कर लेते हैं तो ये सेकेंड नंबर 20 में आ जाएगा। क्यों मैं कर रहा हूँ करेक्शन, मैं आपको बता दूँ, इसलिए बता दूँ, मेरा जो पॉइंट है वो पीरियड ऑफ होल्डिंग को लेकर पॉइंट है। मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ, राइट। पीरियड ऑफ होल्डिंग को लेकर मेरा ये पॉइंट है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ। 12th of September को ले जाइए, हमने कन्वर्ट कर दिया। तो अभी क्या हो जाएगा?
1000 शेयर पहले से आ जाएगा, बाकी जो 2000 शेयर दैट विल बी कम फ्रॉम योर आउट ऑफ 700 आ जाएगा, आउट ऑफ 700 आ जाएगा। दैट्स वाई मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा 1000 इंटू 200 एंड इस केस में ये 200 वाला केस में 200 इंटू दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने जो 2002 में परचेज किया था वो आ जाएगा आपको 30, राइट। यहाँ पे छोटा सा करेक्शन कर दीजिए क्योंकि मेरा जो पॉइंट है वो पीरियड ऑफ होल्डिंग को लेकर पॉइंट है। ध्यान दीजिए ये जो 1000 शेयर है पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक लूं सर, बहुत इजी 16th ऑफ जुलाई से 16th ऑफ जुलाई 2017 से मैं कहां तक लूं सर, जब मैंने सेल किया, कब मैंने सेल किया, दैट इज योर 14th ऑफ जुलाई 2009, 14th ऑफ जुलाई 2019, राइट। सर ये 200 वाले केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक आएगा, ध्यान दीजिए जब मैंने शेयर परचेज किया था वहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। जहां मैंने शेयर परचेज किया था वहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ हम जब भी क्या किया डिमांड फॉर्म को कन्वर्ट किया फ्रॉम पेपर फॉर्म, वो हमारे लिए यहाँ पे इरिलीवेंट हो जाएगा। ध्यान दीजिए दो चीज, फीफो मेथड एप्लीकेबल होगा डिमांड बेसिस पे, डिमांड सिक्योरिटी बेसिस पे, एंड हम जो भी पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करेंगे ओरिजिनली शेयर जब परचेज हुआ था दैट इज योर 16th ऑफ अक्टूबर 2002 से कितना तक 14th ऑफ जुलाई 2019 तक आप पीरियड ऑफ होल्डिंग हो जाएगा। आई एक्सपेक्ट दिस इज कंफर्टेबल टू यू, राइट। ओके, दो चीज याद रखना है, पहला चीज क्या है, हम फीफो बेसिस अप्लाई करेंगे, फीफो बेसिस डिमांड बेसिस में फीफो अप्लाई होगा, डिमांड वाइज फीफो अप्लाई होगा, और दूसरा बात क्या है, पेपर फॉर्म से अगर डिमांड फॉर्म को हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जिस डेट से ओरिजिनली परचेज हुआ था उसी डेट से हम क्या कर लेंगे, ये ले जाएंगे, राइट। ओके, और उसके बाद एक आ रहा है बहुत सी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A। ये वाला जो है JDA जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये एग्जाम में आए या ना आए आपको ध्यान से ये पढ़ना चाहिए, ये वाला सेक्शन पढ़ना चाहिए, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है दैट इज योर JDA जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट को लेके कुछ चलिए तो JDA अपन शुरू करते हैं, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, राइट। पहले मैं एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, फॉलोड बाय दैट वो वाला कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ जाएगा, राइट। मान लीजिए ये कोई मिस्टर AK था, राइट, जिसने क्या किया था, एक प्लॉट खरीदा था 1-2 प्रीवियस ईयर में, 1-2 प्रीवियस ईयर में, जिसका कॉस्ट था 2 लाख का, राइट। उसने क्या कर दिया, एक भुवनेश्वर में ओमकार बिल्डर था जिसके साथ वो JDA कर दिया, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर दिया। ओमकार बिल्डर ने बोला मिस्टर AK भाई हमसे क्या दे दो, ये वाला प्लॉट दे दो, हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, छोटे छोटे फ्लैट कंस्ट्रक्ट करेंगे, एंड जब भी ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा हम 2 फ्लैट, ये जो 2 फ्लैट होगा आपके नाम पे कर देंगे, राइट। मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, जी हाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी डिफिकल्टी बात
नहीं बोला, राइट। उससे हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बोलते हैं, राइट। मान लीजिए जो मिस्टर एके था हमारा एग्जाम्पल पे, उसने पोजेशन ट्रांसफर कर दिया ओमकार बिल्डर से, कौन सी प्रीवियस ईयर में, 18-19 प्रीवियस ईयर में उसने पोजेशन ट्रांसफर कर दिया, राइट। राइट, उसने 18-19 प्रीवियस ईयर में पोजेशन ट्रांसफर कर दिया, जहां पे एग्रीमेंट में ये लिखा कि 2 फ्लैट मिलेगा मिस्टर एके को, राइट। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आता है, ट्रांसफर कब मान लिया जाएगा। अब याद कीजिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में एक डेट आ रहा है एग्रीमेंट डेट का, एक आ रहा है पोजेशन डेट का, एक आ रहा है आपका रजिस्ट्रेशन डेट का। ध्यान दीजिए, मैं आपको शायद कहाँ पे पढ़ाया था, ट्रांसफर में पढ़ाया था। जब भी मेरा पोजेशन ट्रांसफर होगा उसी डेट को मेरा ट्रांसफर डेट मान लिया जाएगा, राइट। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज योर सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A, सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A। मैं और एक बात आपको बता दूं, सेक्शन 45 ये बोल रहा था जिस ईयर में कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगा उसी ईयर में टैक्स इंपोज की जाएगी, लेकिन सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A दिस इज एक्सेप्शन टू सेक्शन 45, जहां पे ट्रांसफर ईयर में टैक्स नहीं लगेगा। ट्रांसफर कब हुआ, 18-19 में ट्रांसफर हुआ, लेकिन उससे तो अभी तक कंसीडरेशन नहीं मिला ना, फ्लैट नहीं मिला ना। तो ट्रांसफर तो जब पोजेशन ट्रांसफर हुआ हो जाएगा, लेकिन टैक्स तब लगेगा जब प्रोजेक्ट का सीसी मिलेगा। सर ये सीसी क्या है, कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट है। जिस दिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसी दिन ये मान लिया जाएगा कि मिस्टर एके को उनका कंसिडरेशन मिल गया। जिस दिन क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीटेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आपका ट्रांसफर डेट हो जाएगा जिस दिन पोजीशन ट्रांसफर हुआ, बट टैक्स कब लगेगा, जिस दिन आपका क्या हो रहा है, सीसी मिल रहा है, राइट। चलिए आगे। इन द एबव एग्जाम्पल, मान लीजिए कॉम्प्लीटेशन सर्टिफिकेट इशू हो गया आपको 19 और 19 जुलाई 2020 को 2022 को इशू हो गया कॉम्प्लीटेशन सर्टिफिकेट, राइट। मगर ए को हैंडओवर कब हुआ, मान लीजिए 23-24 में क्या हुआ, प्रीवियस ईयर में क्या हुआ, ए को ये जो फ्लैट हुआ, ये फ्लैट का 2 फ्लैट, ये जो अपार्टमेंट हो रहा है उसका 2 फ्लैट मिलेगा कब, 23-24। लेकिन हमने क्या डिस्कस किया, टैक्स कब लगेगा, जिस ईयर सीसी आ जाएगा। इन दैट केस टैक्स विल बी लेव्ड इन द प्रीवियस ईयर एट व्हिच सीसी इज ऑब्टेन, दैट इज योर कॉम्प्लीटेशन सर्टिफिकेट। जिस दिन आपको मिल गया उसी दिन आपको टैक्स लग जाएगा, दैट इज योर प्रीवियस ईयर। कब हो जाएगा, 22-23 को क्या हो जाएगा, टैक्स लग जाएगा, 22-23 को टैक्स लग जाएगा, राइट। मान लीजिए जिस दिन क्या हुआ, जिस दिन सीसी आया उस दिन आपका एसटीबी था। सर एसडीबी क्या, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन था 60 लाख। ओ सर याद आ गया, आपने हमको बताया था एसडीबी स्टैंड्स फॉर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन। आपने हमको अच्छे तरह से वहाँ पे हमको पढ़ाया था, हमें याद आ गया है, राइट। एंड हैंडेड ओवर जिस दिन हुआ, मैंने आपको बताया था कि इस दिन का स्टाम्प वैल्यू लेना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिस दिन पोजेशन, जनरली जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस दिन का एसडीबी लेंगे। अगर क्या हुआ रजिस्ट्रेशन डेट और रजिस्ट्रेशन डेट से पहले आपको कुछ कंसिडरेशन मिल गया, आइदर अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो गया है आपको, तो एसडीबी किस दिन का लेंगे, रजिस्ट्रेशन दिन का लेंगे, राइट। जिस दिन हैंडेड ओवर हुआ, दैट इज रजिस्टर हुआ, उस दिन एसडीबी कितना था, 70 लाख फॉर फ्लैट था।
तो कैपिटल गेन कैसे होगा, कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। मेरे को कितना फ्लैट मिला, ये जो दिया है ना ये पर फ्लैट है, मान लीजिए मैंने लिखा नहीं, ये पर फ्लैट है, राइट, ये पर फ्लैट एसडीवी दी गई है, राइट, ओके। जो भी एफवीओसी आएगा सर, एफवीओसी क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। मेरे को कितना फ्लैट मिल रहा है सर, 2 फ्लैट मिल रहा है, 2 फ्लैट मिल रहा है, तो 2 फ्लैट का पर फ्लैट का वैल्यू कितना है सर, 60 लाख है। तो मेरे को फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आ जाएगा, 1,20,00,000 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, इस केस में जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के केस में, राइट, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के केस में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा ना, आपका जो ये होगा ना, क्या होगा, एचडीबी एग्जिस्ट करेगा सीसी डेट में, वो हो जाएगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, राइट राइट राइट। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार लीजिए, याद कीजिए, जिस दिन मेरे को सीसी आ गया उसी दिन का जो भी मेरा क्या होगा एसडीबी होगा, वो हो जाएगा मेरा फेयर वैल्यू ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, राइट। सर कॉस्ट कितना का लेंगे, बता दो ना, कॉस्ट कितना का लेंगे, मेरे को बताओ। ये जो मिस्टर एके था वो कितने से प्लॉट को खरीदा था सर, वो कितने से प्लॉट को खरीदा था, तो हम एग्जाम्पल देख के पता चल जाएगा। सर उसने 2 लाख से प्लॉट को खरीदा था। सर ये कब खरीदा था, 1-2 में खरीदा था, लेकिन ट्रांसफ़र कब हो रहा है, 18-19 में हो रहा है। सर उसे लॉन्ग टर्म कहेंगे या शॉर्ट टर्म कहेंगे, मैंने बताया चार्ट नंबर 2 को याद कीजिए। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने बताया था 2 साल पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करेंगे, अगर 2 साल से ज़्यादा पीरियड ऑफ होल्डिंग आ रहा है, इन दैट केस दैट विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, अदरवाइज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। सर यहाँ पे तो 2 साल से ज़्यादा आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। मैं बोला मोना, किसने मना किया आपको, वो तो हो जाएगा ना, 2 लाख हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 48 यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ उसी ईयर का इंडेक्सेशन डिवाइडेड बाय बेस ईयर का इंडेक्सेशन आपका आ गया 5,60,000 इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। सर बैलेंस जितना आएगा मैं बता दूं, बैलेंस आपका आ जाएगा 1,14,40,000 आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर यहाँ तक हमको समझ में आ गया, आप और एक बार रिवाइज कर देंगे तो अच्छा होगा। मैंने बताया देखो भाई, इनके सब जेडीए हमारा जब हमने पोजीशन ट्रांसफ़र किया ना बिल्डर्स को, उसी दिन को हम क्या मान लेंगे, ट्रांसफर डेट मान लेंगे। मगर जिस दिन आपका कॉम्प्लीटेशन सर्टिफिकेट आएगा, सीसी आएगा, उसी दिन क्या हो जाएगा, हम टैक्स ले भी करेंगे। सर हमको और एक बार बता दो, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा, मैंने बताया आपको, मैंने बोला आपको जिस दिन आएगा आपका क्या आएगा, सीसी आएगा, उसी दिन जो भी क्या होगा, एसडीबी होगा, वो हो जाएगा हमारा फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, राइट, ओके। मैं और बात आपको यहाँ पे बता दूं, मान लीजिए मिस्टर एके को 2 फ्लैट तो मिला ही मिला, प्लस और कुछ रुपया मिला, मान लीजिए 40 लाख रुपया मिला, राइट, कितना रुपया मिला, 40 लाख रुपया मिला। यहाँ तो 2 फ्लैट मिला, उसके साथ क्या मिल रहा है, 40 लाख रुपया मिल रहा है। सर अभी फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या ये कैश वाला कंसिडरेशन को इंक्लूड करेंगे, मैंने बोला जरूर आप सही पकड़े हैं। ये जो कैश में आया है वो वैल्यू को भी ऐड कर देंगे, किसमें, जो भी फ्लैट का क्या था, एसडीवी था ना, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन था, किसी डेट पे, ऑन डेट ऑफ कॉम्प्लीटेशन सर्टिफिकेट, वो जहाँ जितना आएगा उससे क्या ऐड कर देंगे, कैश कंसिडरेशन ऐड कर देंगे, राइट। तो वो हो जाएगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। चलिए
यहाँ पे एचयू में आ सकता है, जेडीए सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ केस में एप्लीकेबल हुए। ध्यान दीजिए, जो आपका सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A है ये आपका इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के केस में एप्लीकेबल होगा, और कुछ ही केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, दैट इज योर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। व्हाट इफ इन द एग्जांपल एलोंग विद द फ्लैट 40 लाख कैश में मिल गया, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा आपका 1,60,00,000, दैट इज 60 लाख इंटू 60 लाख, दैट इज HDB आज ऑन CC डेट इंटू 2 फ्लैट प्लस जो भी कैश में आपको कंसिडरेशन मिला, लेस हो जाएगा आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्यूजेशन, राइट। यहाँ पे कुछ मैंने नोट में लिखा है, FVOC विल बी HDB ऑन डेट ऑफ CC, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। पीरियड ऑफ होल्डिंग विल बी अप टू द डेट ऑफ पोजेशन ट्रांसफर, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है डायरेक्ट, राइट। तो चलिए आगे। व्हाट इफ इन द अबव एग्जाम्पल वन फ्लैट सोल्ड फॉर 110 लाख 110 लाख इन प्रीवियस ईयर 25-26। सर हमको ये बता दूं, मान लीजिए जो मिस्टर एके को 2 फ्लैट मिला था, वो क्या कर दिया, एक फ्लैट को बेच दिया, प्रीवियस ईयर 25-26 में बेच दिया, राइट। तो इन दैट केस पीरियड ऑफ होल्डिंग हम कहां से कहां तक लेंगे, कहां से कहां तक लेंगे, जिस दिन में पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक लेंगे, जिस दिन में हमको क्या मिल गया, हैंडेड ओवर मिल गया, उसी दिन से कब तक, जिस दिन हमारा ये बिल्डिंग बेचा गया उस दिन तक हम क्या लेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे, राइट। तो यहाँ पे बताइए कौन सा प्रीवियस ईयर में ये एसेट सेल हो रहा है। सर ये एसेट सेल हो रहा है, दैट इज योर प्रीवियस ईयर 25-26 पे सेल हो रहा है, दैट मीन्स हमारा असेसमेंट ईयर हो जाएगा कितना, 26-27 असेसमेंट ईयर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर 25-26, राइट। हमको पोजीशन कब मिला था, पोजीशन सर कब मिला था, पोजीशन ऊपर में फिर जाना पड़ेगा, पोजीशन कब मिला था मैं तो भूल गया, आप याद रखे होंगे तो अच्छा होता, लेकिन आप भी याद नहीं रखा मेरे साथ, तो चलिए कोई बात नहीं। पोजीशन हमको कब मिला था, कंप्यूटेशन सर्टिफिकेट 22 को आ गया था, हैंडेड ओवर था 23-24 को। सर इस केस में तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 23-24 से 25-26 दैट इज 23-24 2 ईयर से कम है, तो उस ये क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। सर आपने बताया जो भी इंडेक्स लेना है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में लेना है, इन दैट केस इंडेक्स का बेनिफिट हम नहीं लेंगे, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर देंगे। सर हमें बता दो ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आएगा, मैं बताया यहाँ पे डिस्प्यूटेड सॉल्यूशन है, कोई कुछ बता रहा है और कोई कुछ बता रहा है। लॉ में लेकिन लिखा हुआ है जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑन डेट ऑफ सीसी होगा, सॉरी जो भी फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑन डेट ऑफ सीसी होगा, वो हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो हो जाएगा, राइट। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो जाएगा, जो भी फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑन डेट ऑफ सीसी होगा वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, या आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑन डेट ऑफ कंप्यूटेशन सर्टिफिकेट वो हो जाएगा आपका क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर हमारा तो कितना था सर, हमारा एग्जाम्पल में 1,20,00,000 था फ्लैट का वैल्यू 1,20,00,000 ऐसा था सर। एसडीबी ऑन डेट ऑफ कंप्यूटेशन सर्टिफिकेट पर फ्लैट था
60 लाख, तो 2 लाख का हो गया 120 एंड 40 लाख आपको मिल रहा था सर। क्या मिल रहा था? 40 लाख सर हमें मिला था, 40 लाख हमें मिला था सर। क्या मिला था? क्या मिला था? कैश में मिला था। आप सही बता रहे हूँ। तो ये हो गया 160 फॉर 2 फ्लैट सर। यहाँ पे हमने एक फ्लैट सेल कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 80 लाख हो जाएगा। लेकिन ये 80 लाख हम लेंगे तो दिक्कत आएगा। लेकिन ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन दिक्कत है, ये लॉ में थोड़ी कुछ कमी है लॉ में। आगे में ये दिक्कत, ये वाला पॉइंट दिक्कत आ जाएगा। लेकिन ये फेयर होना था। क्या फेयर होना था? उसका फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना था? 1,20,000। कुछ लोगों ने ये अजम्पशन ले रहे हैं, कुछ टीचर ने कुछ बुक्स में 120 लाख था फ्लैट का वैल्यू एंड 120 लाख था फ्लैट का वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपका 60 लाख। ओके तो यहाँ पे बताया, यहाँ पे डिस्प्यूटेड सॉल्यूशन है। कुछ लोग, कुछ टीचर, कुछ लोग, कुछ किताब में ये लिख रहा है जो भी लॉ में, बिकॉज लॉ में क्या लिखा है? जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑन डेट ऑफ कंप्यूटेशन सर्टिफिकेट। ये आ रहा है आपका 1,20,000। जो पहले वाले केस लिया था वहां पे आपका था कितना? 1,20,00,000 था, तो डिवाइड बाई 2 60 लाख आया था। यहाँ पे आपका आ रहा है 120 प्लस 40 लाख, टोटल कंसिडरेशन हो गया 160 डिवाइडेड बाई 2 80 लाख आ रहा है। यह आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दोनों केस में हमने आपको बता दिया, राइट। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जहाँ से शायद क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो आ जाना चाहिए। मैं और एक बार उस एग्जाम्पल को निपटा देता हूँ। मान लीजिए प्रीवियस ईयर 1-2 में मैंने एक प्लॉट लिया था, राइट। जेडीए में मैंने एंटर कर गया, जहाँ पे मेरे ये एग्रीमेंट हुआ, मेरे को 1 फ्लैट मिलेगा प्लस 10 करोड़ रुपया मिलेगा, राइट। 1 फ्लैट मिलेगा एंड मेरे को कितना मिलेगा? 10 करोड़ रुपया मिलेगा, राइट। जिस दिन सीसी आया उस दिन एसडीबी कितना था? 30 लाख था, राइट। तो ये जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये वाला पहला वाला केस में मैं जितना आपको बता रहा हूँ इतना मार्क कीजिए। ये जो पहला वाला गोला मैं बता रहा हूँ आपको, इस केस में कैपिटल गेन कैसे होगा सर? जितना हमारा एफवीओसी आ रहा है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ रहा है सर, 1 फ्लैट आ रहा है जिनका एसडीबी है 30 लाख सीसी को, वो तो हो जाएगा। और जो कैश में हमको मिल रहा है 1 करोड़, ये हमारा आ जाएगा 1 करोड़ 30 लाख, दैट इज आ जाएगा 1 करोड़ 30 लाख, सॉरी 10 करोड़ ये मिल रहा है, ये आ जाएगा आपका 10 करोड़, 10.3 करोड़ हो जाएगा। और एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे 1 फ्लैट का एसडीबी वैल्यू है 30 लाख, दैट मीन्स 0.3 करोड़, राइट। 0.3 प्लस करोड़, ये है 10 करोड़, कितना आ गया आपका? 10.3 करोड़ आ गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लेंगे सर? यहाँ पे मान लीजिए ये आपको ट्रांसफर हो रहा है प्रीवियस ईयर 18-19 में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले जाएंगे, राइट। लेट से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका आ रहा है 0.3 करोड़, लेट से, राइट। तो यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? 10 करोड़ आ गया, राइट। अभी मैं दूसरा केस डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ
रिलेटेड ये वाला दो सेकंड केस में क्या है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये जो फ्लैट था मैंने बेच दिया 50 लाख में बेच दिया, कितने में बेच दिया, 50 लाख में बेच दिया, राइट। तो यहां पे मेरा कैपिटल गेन कितना आएगा सर, जितना सेल में मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ रहा है दैट इज योर 0.5 करोड़ आ रहा है। लॉ के हिसाब से जो हमें बताया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आज ऑन डेट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी एफओसी, जो भी सीसी डेट में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था एसडीबी था वो हो जाएगा एफओबीसी, एंड उसी एफओवी से एफवीओसी को हम यहाँ क्या ले जाएंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले जाएंगे। मैं और एक बार बता देता हूँ, लॉ में ये बात लिखी गई है यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑन द डेट ऑफ सीसी, सीसी डेट में जितना क्या था और एक बार बता दो क्या था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था, वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर हम ले रहे हैं, यदि हम ले रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10.3 करोड़, दैट मीन्स यहाँ पे जो एफओवी से था 10.3 करोड़, अगर यहाँ हम लेंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका लॉस 9.8 करोड़ का लॉस आ जाएगा, 9.8 करोड़ का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, राइट। ये वाला जो लॉस है हम आगे जाकर पढ़ेंगे, जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा वो कहाँ पे कॉम्पनसेट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल अगेंस्ट में कॉम्पनसेट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा था 10 करोड़ रुपया, यहाँ पे लॉस आ रहा है 9.8 करोड़, दैट मीन्स ये ओनली 0.2 करोड़ दैट इज 20 लाख पर टैक्स देगा। ये लॉ का लूपहोल है जहाँ पे क्या कर रहे हैं आरसीसी लोग फायदा ले रहे हैं, लेकिन ध्यान दो ये लॉ का कुछ मिस्टेक है, मिस्टेक तो नहीं कुछ कमियां है, लेकिन जो भी फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था पर फ्लैट का जो भी एसडीवी था ना, फ्लैट का जो भी एसडीवी था अगर उससे हम लेते यहाँ पे क्या फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, देखते हैं क्या होता। तो 0.5 करोड़ क्या हुआ था, 0.55 करोड़ हुआ था आपका फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा, अगर जितना फ्लैट का वैल्यू था दैट इज अगर 30 लाख होता, 0.3 करोड़ होता, तो यहां जो आता आपका कितना आता 0.2 करोड़ वो आ जाता इधर, फिर कैपिटल गेन यहाँ पे ये टैक्स देना चाहिए था, राइट। दैट इज वाई इट इज बेटर टू टेक cost of acquisition in case of sale only the fair value of consideration in respect of such flat towards the SDV of such flat only। amount received in cash को consider नहीं करेंगे तो बेटर, क्योंकि आरसीसी प्लान करके टैक्स का चोरी करेगा, क्या करेगा वो इधर ज्यादा कैश में ले जाएगा और एक छोटा सा एक का दुक्का फ्लैट ले जाएगा, फिर वो फ्लैट को बेच देगा, वो बता देगा मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इतना आया था, तो ये एडजस्ट कर लेगा। मैं आपको ये दो एग्जांपल और एक बार बताना चाहूँगा क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ 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 ध्यान दीजिए। मैं आपको बताया वहाँ तक ठीक था, ये वाला जो एग्जाम्पल था यहाँ तक सही था, फ्लैट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी एसडीबी होगा ऑन डेट ऑफ कॉम्प्लीटेशन, जिस दिन कॉम्प्लीटेशन सर्टिफिकेट मिला उस दिन जो भी फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा एसडीबी होगा उससे हम मान लेंगे फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको दूसरा बात ये बताया, अगर कुछ कैश में मिल रहा है तो वो कैश को भी हम इंक्लूड कर देंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में इंक्लूड कर देंगे, केस में आ जाएगा ठीक ठाक। पहले वाले केस
में आ जाएगा ठीक ठाक। जैसे कि देखिए यहाँ से मान लीजिए सीसी जब जिस दिन आया उसका क्या था, एसडीबी था 60 लाख पर फ्लैट, राइट। तो 2 फ्लैट का कितना आ गया, 1 करोड़ 20 लाख आ गया, और ये 40 लाख आ गया आपका फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1.6 करोड़ आ गया। वहां तक भी सही था। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये जो पहले वाले केस में ले रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं, वो बिल्कुल हमारा सही था। लेकिन कहां पे डिस्प्यूटेड है वही हम देखेंगे, राइट। मान लीजिए फर्दर एसेट्स उसे क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। इन द एबव जो था जहां पे 2 फ्लैट मिल रहा था और क्या मिल रहा था, प्लस 40 लाख मिल रहा था, राइट। उसी केस में अगर क्या लेंगे पहले वाले केस में जो पोजीशन ट्रांसफर किया उसका कैपिटल गेन लेंगे, वो ठीक ठाक है, वहां पे हमारा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में फ्लैट मिलने के बाद वो जो फ्लैट को बेच रहा है वहां से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेकर डिस्प्यूटेड है, राइट। मान लीजिए उसने सेल कर दिया, कितने में सेल कर दिया, 110 लाख में सेल कर दिया, दैट इज 1.1 करोड़। मान लीजिए 110 लाख में वो क्या कर दिया, सेल कर दिया। इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कितना लेंगे, ओनली फ्लैट के रेस्पेक्ट में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, फ्लैट के रेस्पेक्ट में मैं बताऊं तो क्या हो रहा है, फ्लैट का वैल्यू कितना था, दैट था 60 लाख था, वो फ्लैट कितना था, 60 लाख था। तो अगर मैं यहाँ 60 लाख लूं तो ये एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि अगर मैं ये टोटल ले रहा हूं तो मेरे को बाद में दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी फेयर वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑन डेट ऑफ सीसी, जो होगा वो उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। अगर मैं उससे लेता हूं तो ये बाद में दिक्कत आ जाता है। कैसा आता है, मान लीजिए प्रीवियस ईयर 1-2 में मैंने कुछ प्लॉट लिया था जहां पे मैंने जॉइंट एग्रीमेंट में चला गया, जॉइंट एग्रीमेंट में मेरे को ये एग्रीमेंट हुआ वो तो 10 करोड़ लेंगे, मैं जानबूझकर और एक फ्लैट ले लिया ताकि मैं जब बेच सकूं टैक्स मेरे को ना देना पड़े, राइट। यहाँ पे जो मैं जॉइंट एग्रीमेंट में पोजीशन ट्रांसफर किया, जितना मेरे को मिल रहा है वो हो जाएगा मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मेरे को कितना मिल रहा है, एक फ्लैट मिल रहा है जिसका एसडीवी है 30 लाख, प्लस जितना कैश में आ रहा है वो हो जाएगा मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक बिल्कुल सही है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रहा है, ये बताएगा जहां पे एसएससी जानबूझकर टैक्स चोरी करने के लिए कोशिश करेगा। जहां पे क्या होगा, मान लीजिए ये एसएससी ने जो फ्लैट था उससे 50 लाख से बेच दिया, राइट, अगले साल, और उसी साल में 50 लाख में बेच दिया, तो क्या होगा, अगर हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन टोटल को ले रहे हैं, टोटल मींस जो भी फ्लैट का वैल्यू है उससे भी ले रहे हैं, प्लस जो भी कैश में आया था उससे भी ले रहे हैं। सेकेंड केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर हमने लॉ के हिसाब से लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.3 करोड़ आ जाएगा, जहां पे उसका कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा और उसे वो लपेट देगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, एंड टैक्स का क्या कर लेगा, चोरी कर लेगा, टैक्स का क्या कर लेगा, चोरी कर लेगा, राइट। तो लॉजिकली ये होना चाहिए, ये जो ट्रांसफर केस में, सेकंड वाले ट्रांसफर केस में जो फ्लैट ये बेच रहा है उसी केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कितना लेंगे, जो भी फ्लैट के रेस्पेक्ट में उसने कंसिडरेशन पाया था उसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, कैश में जो कंसिडरेशन पाया था उससे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। आई होप यू आर गेटिंग टू मी। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रहा है तो और एक बार उस एग्जाम्पल को पढ़ लेना, मैंने अच्छी तरह दे रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। व्हाट इफ शेयर इन जेडीए ट्रांसफर बिफोर सीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने ये पढ़ा
सीसी के डेट पर जो आपका क्या होगा, एसडीपी होगा, वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया। मान लीजिए और हमने क्या डिस्कस किया था, और एक बार बता दूं, और हमने क्या डिस्कस किया था, पोजीशन ट्रांसफर होगा, जिस ईयर में पोजीशन ट्रांसफर हुआ उसी ईयर में हम मान लेंगे एसेट का ट्रांसफर हुआ। लेकिन हम कैपिटल गेन कब ले भी करते थे, कैपिटल गेन हम तभी ले भी करते थे जब एसएससी का कॉम्प्लीटेशन सर्टिफिकेट आ रहा था। मगर इसी केस में ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लीटेशन आने से पहले ये एसेट को बेच रहा है, राइट। मान लीजिए एक प्लॉट था मिस्टर एके का था, जो कि 1-2 प्रीवियस ईयर में वो क्या किया था, एक्वायर किया था 5 लाख से। वो जॉइंट एग्रीमेंट को एंटर किया ओमकार बिल्डर के साथ, जहां पे उसने पोजीशन ट्रांसफर कर दिया 18-19 को। तो ट्रांसफर किस ईयर में मान लेंगे, जिस ईयर में पोजीशन ट्रांसफर हुआ। एग्रीमेंट हुआ था मिस्टर एके को उस अपार्टमेंट में जो भी 2 फ्लैट होगा उसे मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर 2021 को ट्रांसफर शेयर इन प्रोजेक्ट उसने क्या कर दिया, जो प्रोजेक्ट का शेयर था उसे ट्रांसफर कर दिया, 2 करोड़ रुपए में ट्रांसफर कर दिया, जो कि बिफोर सीसी था, राइट। अगर बिफोर सीसी ये ट्रांसफर कर रहा है तो वहां पे सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 ए एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 45 का सबसेक्शन 5 ए एप्लीकेबल नहीं होगा। लेट फेयर मार्केट वैल्यू, जिस ईयर में उसने ट्रांसफर किया था पोजीशन, उसी दिन में फेयर मार्केट वैल्यू था 1.5 करोड़। उसी फेयर मार्केट वैल्यू को हम पकड़ लेंगे क्या, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, जो कि हो जाएगा, याद कीजिए, एज पर सेक्शन 50D। मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा था, जहां पे कंसीडरेशन डिटर्मिनेबल नहीं है, इन दैट केस फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो भी एसेट आप दे रहे हो वो हो जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। याद करो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मेरे पास कुछ गोल्ड है, मैं गोल्ड आप लोगों को दे रहा हूँ, राइट, गोल्ड आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ, मेरा लाइफ टाइम, फुल लाइफ टाइम आपके घर में खाना खा सकूँ। मैं आपके घर में जो भी खाना खाऊंगा उसका तो मॉनिटरी वैल्यू डिटर्मिनेबल ही नहीं होगा। इन दैट केस क्या हो जाएगा, जितना रुपया का गोल्ड मैंने आपको दे रखा है, जो भी वो गोल्ड का फेयर मार्केट वैल्यू होगा उससे हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मान लेंगे। डिट्टो इस केस में भी ऐसा होगा। क्यों, हमने ये पढ़ा था, जो भी कॉम्प्लीटेशन सर्टिफिकेट जब इशू होगा उसी दिन जो एसडीबी होगा वो हो जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। उसी दिन जो एसडीबी होगा वो हो जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। यहाँ पे तो एसएससी चौधरी निकला, वो क्या किया, कॉम्प्लीटेशन सर्टिफिकेट आने से पहले ही शेयर को ट्रांसफर कर दिया, राइट। इन दैट केस हम क्या करेंगे, इन दैट केस हम क्या करेंगे, जिस दिन में ये क्या कर रहा है, अपना ट्रांसफर या शेयर बेच रहा है, उसी ईयर में हम टैक्सेबल कर देंगे एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लेंगे, जिस दिन मैंने पोजीशन ट्रांसफर किया था बिल्डर को, जिस दिन मिस्टर एके ने बिल्डर को पोजीशन ट्रांसफर किया था, उसी दिन जो भी उसका मार्केट वैल्यू होगा वो हो जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। दैट इज एज पर 50A, बिकॉज सीसी नहीं हुआ है, सो कंसीडरेशन नॉट डिटर्मिनेबल, राइट। तो सर क्या यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल जाएगा? मैं बोला, मैंने कितने बार भैया आप लोगों को समझाया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में हम लेंगे, अगर शॉर्ट टर्म होगा तो नहीं लेंगे। सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे चेक करेंगे? मैंने बताया, वो चार्ट को याद दिला दो। इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में हम 2 ईयर चेक करते थे, राइट। यहाँ पे तो 2 ईयर से ज्यादा आ रहा है ना, क्योंकि उसने पर्स किया था 1-2 फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर में, लेकिन ट्रांसफर करा है 18-19 को, वो तो 2 ईयर से ज्यादा होल्ड किया है, इसीलिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल जाएगा। कितना होगा? तो 5 लाख, जितने में वो परचेस किया था, जिस ईयर में ट्रांसफर किया उसी ईयर का इंडेक्स, दैट इज 18-19 होल डिवाइडेड बाय
बेस ईयर का इंडेक्स दैट इज योर दुई, जितना आ जाएगा उससे अगर हम यहाँ प्लेस कर देते हैं वो कैपिटल गेन आ जाएगा। ये आपके लिए थोड़ा होमवर्क में दे देता हूँ, जो भी यहाँ पे ब्लैंक है उससे काइंडली फिलअप कर दीजिए। तो मैं यहाँ चाहूँगा 45 थोड़ा सेक्शन से और हम यहाँ रिवाइज कर दें, एक टाइम मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। 45(5)(a) ये बोलता है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। केस ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्या होता है, मेरा पास कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, मैं कुछ बिल्डर को देता हूँ, वो ताकि मेरे बिल्डिंग के वो मेरे प्लॉट के ऊपर कुछ क्या करे, कुछ अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन करे एंड मेरे को कुछ फ्लैट दे दे, कंसिडरेशन में मेरा जो भी लैंड का वैल्यू होगा वो मेरे को दे दे, राइट। पहला बात ये है ट्रांसफर कब मानेंगे, जिस दिन मैंने वो बिल्डर को क्या कर दिया, पोजीशन दे दिया, उसी दिन ट्रांसफर मानेंगे। सर टैक्सेबल किस ईयर में होगा, जिस ईयर में क्या आ जाएगा, सीसी आ जाएगा, जिस ईयर में कॉम्प्लीटेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा उसी ईयर में टैक्सेबल होगा। सर मान लो उसी ईयर में हमको क्या नहीं मिला, पोजीशन हैंडेड ओवर नहीं हुआ, तो जो फ्लैट का जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन हो ना हो कोई मतलब नहीं है, सीसी आ गया तो उसी ईयर हम टैक्सेबल करेंगे। सर तो ये बात ठीक है, बताओ कितना वैल्यू हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे। मैं आपको बताया ना, सीसी जिस दिन आएगा उसी दिन जो भी एसडीबी होगा, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन होगा, उसी को हम ले जाएंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सर यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। सर मान लीजिए वो तो फ्लैट दे रहा है, उसके साथ कुछ कैश दे रहा है, तो क्या हम उससे भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में लेंगे। मैं बोला जरूर आप सही पकड़े हैं, जो भी फ्लैट का एसडीबी होगा वो तो लेंगे, अगर आरसीसी को कुछ कैश में मिल रहा है तो उससे भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में ले लेंगे। सर मान लीजिए वो पोजीशन ट्रांसफर होने के बाद ये क्या कर रहा है, आरसीसी क्या कर रहा है ना, वो जो फ्लैट उससे मिला था उसे बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो ध्यान दीजिए उसी केस में जो बेस के मिल रहा है वो हो जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एंड जो भी हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे दैट शुड बी, जो भी हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे दैट शुड बी फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच फ्लैट। ध्यान दीजिए इन रेस्पेक्ट ऑफ सच फ्लैट ऑन डेट ऑफ सीसी। मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी कंसिडरेशन में से उसे मिला था, मिस्टर एके को मिला था, कैश में जो कंसिडरेशन मिला था उससे हम ट्रांसफर करने के टाइम पे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे वहां कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। ओनली फ्लैट का जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा, फुल कंसिडरेशन होगा, उससे हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद सर और क्या मैंने बताया, और एक बात बताया था आपको, हाँ एक बात मैं आपको बताया था। सर मान लीजिए सीसी आने से पहले क्या कर दिया, मिस्टर एके ने क्या कर दिया, वो जो शेयर था फ्लैट का शेयर था वो बेच रहा है सीसी आने से पहले। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, जिस ईयर में वो शेयर बेच देगा उसी ईयर में टैक्स इंपोज किया जाएगा। एंड उसी केस में फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सर क्या होगा, आपने तो हमको बोला था जो कॉम्प्लीटेशन डेट में एसडीबी होगा उससे हम फेयर वैल्यू ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो सीसी नहीं आया है, तो किस डेट का हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे। मैम ने बोला छोड़ो ना, मैं आपको एक और सेक्शन बताया था, सेक्शन 50D बताया था, जहां पे मैंने आपको बताया था अगर इनकेस आपको प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन आपको डिटरमिनेबल नहीं हो रहा है, इन दैट केस जो भी एसेट आप दे रहे हो उसी का जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा उससे अपन ले जाएंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। के बाद आ रहा है और एक सेक्शन जो बी वाला रहेगा उससे और एक पास हो पाए, क्योंकि ऑलरेडी 3 का है। मैं चाहूंगा एक वीडियो कि आप बोरिंग कर
राइट। तो आज अपन में और एक सेक्शन हमारा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, वो भी हो जाएगा। वो डोंट वरी, और 7 मिनट ही ज्यादा लग सकता है, लेकिन आज ही कंप्लीट हो जाएगा। स्लॉम सेल, सर स्लॉम सेल का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। स्लॉम सेल मींस कोई वैल्यूएशन नहीं, आप इतना रुपया दे दो, हमारा बिजनेस लेके चले जाओ, उससे बोलते हैं स्लॉम सेल, राइट। एट ए टाइम पे 50C बताया था, 50D बताया था, अभी बता रहा हूँ 50B, 50D बताया था। अगर हम कंसिडरेशन डिटरबल नहीं कर पा रहे हैं तो सेक्शन 50D एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको, 50 बताया, 50C बताया, 50D बताया, अभी 50B बताऊंगा। 50D आपका था इन केस कंसिडरेशन नॉट डिटर्मिनेबल, 50C था, C क्या था सर, हमने भूल गया, तो मैं भी भूल गया। 50C, हाँ याद आ गया, SDB वाला प्रोविजन याद करो। SDB में हमने पढ़ा था, अगर SDB ज्यादा हो रहा है 15% ऑफ सेलिंग प्राइस और कंसिडरेशन, इन दैट केस SDB विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, राइट। चलिए B में डिफाइन किए गए हैं। मान लीजिए ये कोई टाइटन का कंपनी था जिसका 2 ब्रांच है, एक है वाच डिवीजन, सेकंड वाला है ज्वेलरी डिवीजन, राइट। जो भी तनिष्क की ज्वेलरी हो रहा है वो शायद टाइटन का है। मान लीजिए ये वाला जो ज्वेलरी डिवीजन था, टाइटन लिमिटेड क्या कर रहा है, उससे बेचने को सोच रहा है। मान लीजिए और एक कंपनी लिमिटेड, उसको वो बेच रहा है 500 करोड़ रुपए में, वो बेच रहा है, राइट। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो ये होगा, क्या होगा, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कैसे आ जाएगा, क्या ध्यान दीजिए, कंसिडरेशन कितना आ जाएगा, जितना भी मैंने लॉम्स ऑफ कंसिडरेशन रिसीव किया ना, जितना भी मैंने लॉम्स ऑफ कंसिडरेशन ना, वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज 500 करोड़, राइट। जो भी ट्रांसफर एक्सपेंसेस है, हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं, 58 कर रहे हैं, जो भी ट्रांसफर एक्सपेंसेस होगा उससे हम कर देंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी, ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेट द ट्रांसफर, जो भी उसी डिवीजन का नेट होगा उससे हम लेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अकॉर्डिंगली ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। तो चलिए नेटवर्थ कैसे आएगा, एफआर में आप नेटवर्थ माइनस लाइबिलिटी, राइट, एसेट माइनस लाइबिलिटी, ये जो हो जाएगा ये मेरा नेटवर्थ हो जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में एसेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक होता है आपका डेप्रिसिएबल एसेट, दूसरा वाला होता है आपका अदर एसेट। इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट WDV हम लेंगे कैलकुलेट पर्पस के लिए एज पर IT एक्ट, राइट। WDV लेंगे एज पर IT एक्ट में, जो भी WDV आएगा उससे हम लेंगे क्या 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 एसेट का वैल्यू। अदर केस में हम बुक वैल्यू ले जाएंगे। यहाँ पे शेड्यूल
2 वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, कंपनी एक्ट का शेड्यूल 2 डेरिवेशन वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। ध्यान दीजिए, अकाउंट्स में आप जब भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर व वैल्यूएशन ऑफ एसेट कर रहे थे वहां पे रीवैल्यूएशन इफेक्ट ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे रीवैल्यूएशन इफेक्ट को हम इग्नोर कर देंगे, कंसीडरेशन नहीं करेंगे, राइट। उसी केस में हम जैसे बुक वैल्यू ले रहे हैं, इंडेक्स बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। 2 कंडीशन याद आ गया सर, 50B स्लॉम सेल में रीवैल्यूएशन अलाउड नहीं है, इंडेक्स बेनिफिट अलाउड नहीं है। इफ नेट वर्थ इज नेगेटिव देन नेट वर्थ को हम कंसीडर नहीं करेंगे। नेट वर्थ पॉजिटिव आएगा तो लेंगे, अगर नेट वर्थ हमारा नेगेटिव आ गया तो उससे हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमने क्या पढ़ा, पहला रिवैल्यूएशन इफेक्ट नहीं लेंगे, दूसरा बात इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, तीसरा बात अगर मेरा नेट वर्थ नेगेटिव है उसे कंसीडर नहीं करेंगे। याद करो मैंने आपको कहां बताया था इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा सा रिकैप यहां पे आपके लिए मेंशन करके रखा हूं। मैं पहले याद करो बताया था प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। सर प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 क्या था? अरे याद करो ना, एनआर वाला एग्जांपल मैंने दिया था। एनआर वाला केस में जहां पे कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट हो रहा है, उसी केस में कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर याद आ गया, सच में याद आ गया, राइट। और था डिबेंचर एंड बॉन्ड केस में, याद करो प्रोवाइजो 4 था, शायद प्रोवाइजो 4 था टू सेक्शन 48, जहां पे लिखा है डिबेंचर बॉन्ड केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहां पे हमने डिस्कस कर रहे हैं स्लॉम सेल में भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, स्लॉम सेल में भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, प्रोवाइजो 3 हमने पढ़ा था टू सेक्शन 48, इन केस ऑफ 112 कैपिटल ए, सेक्शन 112 कैपिटल ए, ये बात का है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ शेयर ट्रांसफर इन इंडियन कंपनी, राइट, सिक्योरिटी कंपनी, जहां पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है वहां पे आपको कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिला। ये आगे भी हम चर्चा करेंगे, राइट। फटाफट याद कर दीजिए। मैंने यहाँ आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया इंडेक्सेशन का बेनिफिट एनआर केस में नहीं मिलेगा जहां कैपिटल गेन कैलकुलेट हो रहा है फॉरेन करेंसी में। दूसरा बात बताया डिबेंचर एंड बॉन्ड केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरे बात आपको ये बताया स्लॉम सेल, अभी जो सेक्शन 50 क्लॉज बी, सेक्शन 50B से पढ़ रहे हैं, वहां से हमको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं अलाउ किया जाएगा। जो आपका सेक्शन 112 कैपिटल होगा वहां पे भी आपका क्या नहीं होगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं होगा। ओके देन आप स्लॉम सेल कंप्यूटर, हाँ ये है बस ये, और ध्यान दीजिए ये ही 2 ही पॉइंट है, उससे बाद में कुछ भी नहीं आएगा। इसी क्यों आ सकता है, और बेसिक चीजें याद रखो। स्लॉम में हम कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट कर रहे हैं वो क्वेश्चन आएगा, और एडवाइस करने के लिए एक क्वेश्चन आएगा, राइट। हमने कैसे कैपिटल गेन कंप्यूट कर रहे हैं, सर कैपिटल गेन हम ऐसे कंप्यूट कर रहे हैं, जो भी एफवीओसी आ रहा है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आ रहा है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम क्या ले रहे हैं, सर नेटो ले रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नेटो केस में सर रिवैल्यूएशन नहीं लेंगे, इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, नेटवर्क नेगेटिव होगा तो अलाउ नहीं किया जाएगा, राइट। In our example, either title have some percentage of share in XYZ Limited or XYZ Limited some percentage share in Title Limited, then it is advisable to take
100% share of company as in case of wholly owned subsidiary company according to section 47 होगा ये शायद, देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ एसेट ऑफ शेयर। सेक्शन ये यहाँ पे करेक्ट कर दीजिए 47 होगा। सेक्शन 47 के हिसाब से ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, दैट इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट इन केस ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, देन नो कैपिटल गेन। हम एडवाइस करेंगे गो विथ डी मर्जर, दैट इज सेगमेंट तोड़ के एक न्यू कंपनी बना लो, बिकॉज डी मर्जर केस में टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, ये मैं आपको एक पॉइंट तो सिखा दिया, कंप्यूट कर रहे हैं आपका जो माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका आ जाएगा नेट हो जाएगा आपका डेप्रिसिएबल एसेट में WDV एज पर IT एक्ट, अदर केस में बुक वैल्यू। और याद रखना है नेट तो नेगेटिव होगा तो उससे भी हम, और मैंने आपको बताया ये एडवाइस करो, ध्यान दिए। सेक्शन 47 शायद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जहां पे एक विजन आएगा क्लॉज V 4 V में एक आएगा प्रोविजन, जहां पे मान लीजिए होली ओन्ड सब्सिडरी होली ओन्ड सब्सिडी एंड होल्डिंग कंपनी के बीच कुछ एसेट ट्रांसफर हो रहा है, तो उसी केस में उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा एंड उसके ऊपर ट्रांसफर नहीं होगा तो कैपिटल गेन नहीं इम्पोज होगा। मान लिया हमने जो एग्जांपल दिया था टाइटन का जो भी सेगमेंट था, ज्वेलरी सेगमेंट था, वो एक्सवाईजेड को बेच रहा है, वहां पे हम उसे एडवाइस करेंगे मिस्टर टाइटन कंपनी, अगर आपने कुछ शेयर होल्ड किया है कहाँ पे XYZ में, और XYZ ने अगर कुछ शेयर होल्ड किया है आपके कंपनी में, तो एक काम कीजिए इंस्टेड ऑफ सेलिंग, आप सेलिंग ना करके आप क्या कर दीजिए, शेयर ट्रांसफर कर दीजिए। शेयर ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा, आप होली ओन्ड कंपनी बन जाएंगे, होली ओन्ड होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी बन जाएंगे, एंड आपका भी इसमें जो भी क्या होगा एसेट ट्रांसफर होगा, शेयर होगा, उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा एंड उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। आपके पास और एक रास्ता है, आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सेलिंग द डिवीजन, आप ये कर सकते हैं डीमर्ज जो भी ऑप्शन है उसे ऑप्ट कर सकते हैं। डीमर्ज में क्या होता है, मान लीजिए आपका 1 2 3 डिवीजन है, अगर मान लीजिए कुछ सेगमेंट आपका लॉस में चल रहा है, उसे तोड़ दीजिए एंड क्या कर दीजिए, एक न्यू कंपनी का फॉर्म बना दीजिए। कि क्या होगा, डीमर्जर केस में हम डिस्कस करेंगे, आपको क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। आई होप यू आर कंफर्टेबल टिल दिस पॉइंट। अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसे और एक बार रिवाइज कर देते हैं। अगर आप रिवाइज करना नहीं चाहते हैं तो यहाँ से वीडियो को रोक सकते हैं, लेकिन मैं 4-5 मिनट लूंगा और आपको रिवाइज करने का, क्योंकि रिवीजन हुए डीमार्ट सिक्योरिटी से शुरू किया, जहां अगर डीमार्ट में जो भी आप सेल कर रहे हैं, इन केस ऑफ शेयर सिक्योरिटी सोल्ड इन डीमार्ट बेसिस, FIFO बेसिस विल बी अप्लाइड। दैट मीन्स जो शेयर पहले खरीदा हुआ था उससे पहले बेचेंगे एंड अकॉर्डिंग सो ऑन हम करेंगे। एंड वहां पे मैं और एक बात डिस्कस किए थे, अगर पेपर फॉर्म में मैंने कुछ खरीदा था, शेयर खरीदा था, बाद में उसे डिमांड फॉर्म को कन्वर्ट कर रहा हूं, इन दैट केस जिस दिन में हमने क्या किया, जिस दिन में हमें डिमांड को ट्रांसफर किया, वो डे हमारे लिए रिलीवेंट हो जाएगा। इसलिए रिलीवेंट हो जाएगा क्योंकि जब हम एसेट को बेचेंगे, शेयर को बेचेंगे, FIFO बेसिस अप्लाई करेंगे, ऑन डिमांड वाइज FIFO बेसिस अप्लाई करेंगे। दैट इज पेपर फॉर्म में जो शेयर था उससे हम इग्नोर कर देंगे, डिमांड बेसिस पर क्या करें, FIFO बेसिस कैलकुलेट करेंगे, राइट। मगर इनके सब पेपर फॉर्म से क्या हुआ है,
डिमांड कुछ शेयर ट्रांसफर हुआ है, जब हम पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करेंगे, जब भी पेपर फॉर्म में जो ओरिजिनल डेट में हमने क्या शेयर परचेस किया था, उसी डेट से पीरियड ऑफ होल्डिंग हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 45 कैपिटल है, जहां हमने पढ़ा था जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में मैंने आपको बताया था अगर मैं कुछ एसेट आपको ट्रांसफर कर रहा हूं जिसके बदले मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हूं, राइट, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं। और एक बात मैं बता दूं, सेक्शन 45(5)(a ओनली एचयूएफ एंड इंडिविजुअल केस में एप्लीकेबल होगा, राइट। जो भी मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, जिस ईयर में मैंने पोजीशन ट्रांसफर किया उसी ईयर को ट्रांसफर मान लिया जाएगा। एंड टैक्सेबल किस ईयर में होगा, जिस ईयर में वो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट का कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट मिलेगा उसी ईयर में टैक्सेबल होगा। हम समझ गए थे। और टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हम किस डेट में लेंगे, जो एसडीवी एग्जिस्ट करेगा ऑन डेट ऑफ कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट, उससे हम क्या लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ले लेंगे। सर ये बात तो हमको समझ आ गया। अगर सर ये हमको बता दो, अगर कुछ कैश में कंसीडरेशन आ रहा है तो उससे क्या एफवीओसी से लेंगे, मैं बताया जरूर। अगर कुछ कैश आ रहा है तो उससे भी, लेकिन जब हम एसेट बेचेंगे, मान लीजिए मेरे को फ्लैट टेकन ओवर करने के बाद मैं उससे बेच रहा हूँ, तो एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे ना, इन रेस्पेक्ट फ्लैट के रेस्पेक्ट में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा ऑन फ्लैट रेस्पेक्ट जो भी क्या होगा, एफडीओसी होगा। मैं और एक बात बताता हूँ, जब भी हम एसेट सेल करेंगे, वैसे इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम क्या लेंगे, जो पहले से एफबीओसी था ना, उसका इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्लैट, उससे हम कॉस्ट लेंगे। एफबीओसी इन रेस्पेक्ट ऑफ कैश में जो था, उससे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो आरसीसी होगा वो प्लान कर लेगा, प्लान करके ले आएगा, उससे बेस के टैक्स चोरी। और हमने क्या पढ़ा था, हाँ, अगर सीसी आने से पहले डीए में क्या हो रहा है, एसेट को हमने ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इन दैट केस ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर जो भी एफबीओसी दैट विल बी इन दैट केस सेक्शन 45(5)(a एप्लीकेबल नहीं होगा, एफबीओसी एज पर सेक्शन 50D हो जाएगा। में 2-4 बात माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा नेट वर्थ कैसे आएगा, एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट में क्या होगा, एसेट में एक डिप्रिसिएबल एसेट होगा, जहां पे डब्ल्यूडीबी एज पर इनकम टैक्स एक्ट लेंगे, और नॉन डिप्रिसिएबल एसेट केस में क्या लेंगे बुक वैल्यू लेंगे, राइट। अगर और 3 चीज याद रखना, रिवैल्यूएशन कंसीडर नहीं करेंगे, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर ये नेगेटिव आया तो उससे भी कंसीडर नहीं करेंगे। मैं 4 केस बताया था जहां पे क्या नहीं एप्लीकेबल होगा, जो 1 to सेक्शन 48 दैट इज नॉन रेसिडेंट केस में, जब कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट हो है। दूसरे वाला केस था डिबेंचर, और वाला था स्लॉम से सेक्शन 112A प्रोवाइजर 3 सेक्शन। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो आप जरूर आपका छोटा क्या देंगे, लाइक शेयर देंगे, राइट। ओके, बाय बाय।